रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा सेकंड ईयर का ये पहला चैप्टर और चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसमें हम ग्रेविटी के हवाले से डिस्कस करेंगे और न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से हम स्टार्ट लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। तो ग्रेविटी या फिर हम ये कह देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में हम कहते हैं कि ग्रेविटी इज़ अ फंडामेंटल फोर्स। ये एक बुनियादी फोर्स है हमारे यूनिवर्स में, फंडामेंटल फोर्स। ग्रेविटी इज़ अ फंडामेंटल फोर्स और इसमें आपके पास हम ये कहेंगे कि इट प्ले मेन रोल इन दी shaping and structure of the universe। ये यूनिवर्स के शेपिंग में और स्ट्रक्चर में मेन रोल प्ले कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी जो है ये ऑब्जेक्ट को वेट भी प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी भी इसकी वजह से होती है। और ग्रेविटी ने गैलेक्सीज़ को बाउंड किया, आपस में बाइंड किया। हमारा सोलर सिस्टम भी ड्यू टू ग्रेविटी बाउंडेड है। अब जो टॉपिक नंबर हमारे पास 15.1 है, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इस लॉ की स्टेटमेंट हम लिखेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह हम लिखेंगे कि लॉ की स्टेटमेंट में हम ये कहेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, यानी यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक फ़ोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेगा। और विद अ फोर्स, अब इस फोर्स के बारे में हम ये कहेंगे कि विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of magnitude of masses। टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज भी लिख सकते हैं, चूँकि मैस खुद स्केलर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। और आगे हम लिखेंगे एंड ये जो फोर्स हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली proportional to the square of the distance between their center, अब ये लॉ की स्टेटमेंट है, बिटवीन देयर सेंटर। अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा और उसको भी हम वहाँ से देखेंगे, बिटवीन देयर सेंटर्स। स्टूडेंट, हमारे पास इस लॉ के स्टेटमेंट में ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यानी दो बातें हो जाती हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेंटर बिटवीन देम है। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इसको दिखाऊंगा, तो एक डायग्राम देखते हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक बॉडी है M1। ये जो ब्लू कलर की बॉडी है ये आपके पास M1, और इसके सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है अगले बॉडी M2 के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है R। ये R उसका डिस्टेंस है। और ये बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अगर फर्स्ट बॉडी फोर्स लगा रही है तो उसको हमने F1 का नाम दिया हुआ है, और दूसरी बॉडी फोर्स लगा रही है हमारे पास F2 है। अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है।
तो इसमें हम अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे कि मैथमेटिकली अगर हम इस लॉ को देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज m1 एंड m2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, जिस तरह अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट में बोला है। फिर हमने ये कहा है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो 1/r², बाज़ बुक्स ने 1/d² लिखा होता है, यहाँ पर मेरे पास r है तो मैंने 1/r² कर दिया। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो सुनो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1/m2/r²। ये हमने इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद अगर हम इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देंगे, जाहिर सी बात है जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो हम कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देंगे। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल G लिख दिया। कैपिटल G लिखने के बाद मेरे पास बच जाएगा m1/m2/r²। ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज आ गया, इसको हम कहते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसमें ये फोर्स जो है, ये वो फोर्स है जो बॉडी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट और रिपल्शन में लगा रही होती हैं। अब ये जो आपके पास है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म, जाहिर सी बात है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म हम इसको ये लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा F, ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, m1/m2/r² और r यूनिट वेक्टर। ये हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम बॉडी 1 या फ्रॉम बॉडी 2। तो ये आपके पास मैथमेटिकल इसकी फॉर्मुलेशन हो जाती हैं। स्टूडेंट अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर शो करवा देता हूँ साइड पे। जिसमें अगर हम अर्थ के सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये अर्थ का सेंटर है, ये इसका फर्स्ट रेडियस है। तो फर्स्ट रेडियस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या जो आपके पास G है, वो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर है। डबल रेडियस के ऊपर ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, उसके बाद 3 टाइम रेडियस के ऊपर ये यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर इसका मतलब कि ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। अब मैं ये अर्थ है, ये अर्थ के साथ किसी बॉडी को कंपेयर करवा रहा हूँ इस ग्राफ के अंदर। अगर हम ज़मीन से किसी बॉडी को देखेंगे कि अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट, या दूसरी बॉडी अर्थ को किस तरह अट्रैक्ट कर रही है, तो हम इसको ग्राफ को इस तरह देखेंगे 1/r², यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको हम कहते हैं। सो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। इसमें हम कुछ डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो हमारे पास ये आ जाती हैं कि पहली बात ये है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे। ये रिपल्सिव फोर्सेस कभी नहीं होती हैं। एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट को अट्रैक्ट करेगी। ये आपके पास हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ये आपके पास मीडियम डिपेंडेंट नहीं है कि दो बॉडीज़ के दरमियान कोई मीडियम हो। इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। जिस तरह अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो चार्जेस के दरमियान मीडियम लगाते हैं तो फिर आपके पास वहाँ पर कूलम फोर्सेस जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। लेकिन ये आपके पास ऐसी किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द मैसेस। दो मैसेज के दरमियान जो मर्ज़ी मीडियम आ जाए, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो आपके पास काम करेंगी। ठीक है। तीसरी बात इसमें हम ये करते हैं कि इट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर बिहेवियर। इट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर बिहेवियर,
यानी आपके पास ये इन्वर्स स्केयर लॉ है। सो ये इन्वर्स स्केयर बिहेवियर जो है इसके फोर्सेस का आपके पास आएगा। जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फोर्स जो है, अभी हमने लिखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर। सो आपके पास इन्वर्स स्केयर लॉ भी इसको कहा जाता है। ये आपके पास इन्वर्स स्केयर होता है, यानी अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्सेस 4 टाइम रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसमें एक पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे कि इसमें चूँकि न्यूटन थर्ड लॉ भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो रहा, तो उसको भी हम देखेंगे। स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास ऊपर भी एक डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास M1 है, और ये जो हमारे पास एक दूसरा डायग्राम में ड्रॉ करने लगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल M2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से कंसिडर करते हैं सेंटर टू सेंटर। यहाँ से इसको हमने R का नाम दे दिया, तो R हमारे पास डिस्टेंस आ गया सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस। अगर ये बॉडी अगले बॉडी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रही है F1, तो ये बॉडी भी अगले बॉडी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी F2। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ लेट फोर्स F21 इज़ ऑन mass 2 ड्यू टू mass 1 या caused by mass M1। अगर M2 फोर्स लगाए M1 के ऊपर, तो सिमिलरली हम ये भी कहेंगे कि दैट F12 जो है, F12 इज़ द फोर्स ऑन M1 caused by mass M2। तो अब both these forces are equal in magnitude but opposite in direction। सो हम ये लिखेंगे कि फोर्स 1-2 जो है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो F21 अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड को फोर्स लगाएगी तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट मैस को फोर्स लगाएगी। तो हम ये लिखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये जो अभी ऊपर लॉ डिस्कस किया, ये कंसिस्टेंट है विद न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो खुद इन्वॉल्व है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एग्ज़ाम में डिस्कशन के लिए आ सकता है, इसके ऊपर MCQs आएंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये आपके पास एक यूनिवर्सल लॉ है, और इसके अंदर जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसको अगर हम देखेंगे तो हम इसको यहाँ एक साइड पे मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल F इज़ इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्केयर। इस G को अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो मैं इसको लिखूँगा FR स्केयर डिवाइडेड बाई M1 M2। सो इसकी यूनिट मैं अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिख रहा हूँ कि F से आ जाएंगे न्यूटन, R से आ जाएंगे मीटर स्केयर, और यहाँ से आपके पास आ जाएंगे kg स्केयर। तो स्टूडेंट, इसको लिखा जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर kg स्केयर। ये इसके सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यू होती है। तो ये था आपके पास न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।